स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्सिक प्रो में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं इसरो के प्रीवियस ईयर पेपर को। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 25 क्वेश्चन को, जो कि पेपर था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एग्जाम डेट 10/2/2019। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, जो हमारी क्लासेस होती हैं इसरो के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर की, इसमें हम हर एक क्वेश्चन के उसके पीछे के कंसेप्ट को समझते हैं। उस क्वेश्चन को बेसिक से लेकर के हम हाई लेवल तक समझते हैं कि उससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर बात की जाए केवल क्वेश्चन डिस्कस करने की, तो 80 क्वेश्चन को हम 40 मिनट में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन को हम कितने मिनट में डिस्कस करते हैं? अप्रॉक्सीमेट 40 से लेकर के 50 मिनट के बीच में हर एक वीडियो आपको मिलती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन के पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर बात की जाए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो वो आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उसके आंसर की के साथ मैच करके आप क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल उस क्वेश्चन को समझना नहीं होता, बल्कि उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को समझना होता है। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जो कि 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यह फिक्चर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर। फिक्चर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हमें पता है कि जो जिग और फिक्चर होते हैं, तो जिग का हम प्रयोग करते हैं टूल को जॉब को होल्ड करने के लिए, उसको क्लैंप करने के लिए, साथ ही साथ जो हमारा टूल होता है उसको गाइड करने के लिए। लेकिन जो फिक्चर होता है, फिक्चर का प्रयोग केवल और केवल वर्कपीस को होल्ड करने के लिए किया जाता है। मींस 26 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, होल्डिंग द वर्कपीस। अगर फिक्चर पूछा जाता है तो वर्कपीस को होल्ड भी करता है, साथ ही साथ कटिंग टूल को गाइड भी करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। और फिक्चर क्या होता है, केवल और केवल वर्कपीस को होल्ड करता है, टूल को गाइड करने का कार्य नहीं करता। तो ये दो मेन क्वेश्चन है जो कि जिग और फिक्चर से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। 26 नंबर में पूछा गया है, टिपिकली लोकेटिंग डिवाइस फॉर सिलेंड्रिकल जॉब यूज्ड इन जिग एंड फिक्चर। जब हम जिग व फिक्चर करके किसी भी बेलनाकार वर्कपीस को होल्ड करते हैं जिग और फिक्चर में, तो उस समय किस प्रकार का हमें मीन्स उसके साथ युक्ति प्रयोग की जाती है, कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है सिलेंड्रिकल वर्कपीस को होल्ड करने के लिए? ऑप्शन है ड्रिल जिग, मैंड्रेल, बी ब्लॉक या फिर एंगल प्लेट। तो जब कभी भी बात की जाए कोई भी सिलेंड्रिकल वर्कपीस है उसको होल्ड करने की, तो सिलेंड्रिकल वर्कपीस को हम ज़्यादा से ज़्यादा किस में होल्ड करते हैं? इसको हम बी ब्लॉक में होल्ड करते हैं। किस में होल्ड करते हैं? सिलेंड्रिकल वर्कपीस को बी ब्लॉक में होल्ड किया जाता है, क्योंकि जो बी ब्लॉक होता है उसका जो एंगल होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इंक्लूडेड एंगल होता है, कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यहाँ पर इसके फ्लैंक 45 डिग्री पे होते हैं, तो इजीली क्या कर सकता है, सिलेंड्रिकल वर्कपीस को बहुत बढ़िया से होल्ड करने का कार्य करता है। बात की जाए एंगल प्लेट की, तो मार्किंग करते समय या फिर मशीनिंग करते समय जहां भी हमें मीन्स दो सरफेस 90 डिग्री पर होती हैं, ऐसे सरफेस पे हमें कोई भी वर्क करना होता है, तो वहां पर एंगल प्लेट के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है। ड्रिल जिग क्या करते हैं? जिग मीन्स ड्रिलिंग करते समय जिस जिग का प्रयोग किया जाता है, ड्रिल मशीन की टेबल पर ड्रिल जिग होती है बेसिकली। और मैंडल प्रयोग किया जाता है लेथ मशीन में, जब कोई हमारा ऐसा वर्क पीस होता है जिसकी इंटरनल सरफेस फिनिश होती है, सिलेंड्रिकल होलो वर्क पीस होता है उसकी इंटरनल सरफेस फिनिश होती है, और आउटर सरफेस में हमें कुछ ऑपरेशन करने होते हैं, तो उसको होल्ड करने के लिए मैंड्रेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, द स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग आर प्रोवाइडेड विथ थ्रेड कॉन्फ़िगरेशन 2। जो मानक पाइप फिटिंग होती है कौन सी थ्रेड होती है? यहाँ पर पूछा गया बेसिकली जो पाइप फिटिंग होती है उसमें किस प्रकार की थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो पाइप फिटिंग में प्रयोग की जाती है बीएसपी थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। इसका एंगल भी पूछा जाता है कई बार, तो चाहे बीएसपी का पूछा जाए, चाहे बीएसडब्ल्यू का पूछा जाए, चाहे फिर बीएसएफ का पूछा जाए, तो तीनों का एंगल कितना होता है? 55 डिग्री इसका एंगल होता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बीए थ्रेड का एंगल पूछा जाए तो 47.5 डिग्री 47.5 डिग्री होता है बीए थ्रेड का एंगल, जो कि काफी प्रिसीजन वर्क में प्रयोग की जाती है छोटे छोटे कार्यों के लिए। मेट्रिक थ्रेड का एंगल पूछा जाए तो इसका एंगल होता है 60 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से ये भी पूछा जाता है कई बार कि क्यों हम बीएसपी थ्रेड का ही प्रयोग पाइप फिटिंग में करते हैं। तो जो ये
थ्रेड होती है, ठीक। तो ये क्या होती है, टेपर में होती है, ठीक। क्या होती है, थ्रेड कुछ टेपर में होती है, इसीलिए इसका प्रयोग बेसिकली पाइप फिटिंग में किया जाता है, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, which type of gear convert rotary motion to linear motion, मीन्स रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में, मीन्स रेखिक गति को घूर्णन गति को रेखिक गति में परिवर्तित करने के लिए कोई हमारी इस प्रकार की गति घूर्णन गति है, मीन्स रोटरी मोशन, इसको लीनियर मोशन में रैखिक गति में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इसमें प्रयोग किया जाता है रैक और पिनियन का, ठीक। रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए रैक और पिनियन का प्रयोग किया जाता है। बात की जाए नेक्स्ट ऑप्शन की, वर्म और वर्म व्हील का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो वर्म बेसिकली क्या होता है, एक शाफ्ट होता है जिस पर कि स्पाइरल दांते कटे होते हैं, ठीक है। इसके अनुरूप ही एक हमारा गियर होता है जिस पर क्या होते हैं, दांते कटे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्म व्हील कहते हैं, ठीक। तो इनका हम प्रयोग करते हैं जहां पर हमें गति को कम करना होता है, स्पीड को रिड्यूस करना है होता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो इंडेक्सिंग हेड गियर बॉक्स होता है, जो कि इंडेक्सिंग हेड मैकेनिज्म होता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 500 से 1:500:1 में हम क्या कर सकते हैं, उसके स्पीड में रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात की जाए हाइपॉइड गियर की, कि हाइपॉइड गियर क्या होता है, तो ये भी बेसिकली स्पाइरल गियर के तरह ही होते हैं, परंतु इसमें जो शाफ्ट प्रयोग की जाती है बेसिकली क्या होती है, थोड़ी सी ऑफसेट होती है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हाइपॉइड गियर का बेसिकली प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल के जो डिफरेंशियल गियर बॉक्स होते हैं वहां पर हाइपॉइड गियर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन की बात करें जो कि हेरिंग बोन गियर के बारे में पूछा गया है, तो आपको क्लियर होना चाहिए हेरिंग बोन क्या होता है। इसी को हम डबल हेलिकल गियर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें दो हेलिकल गियर क्या होते हैं, साइड से क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। तो हेलिकल गियर का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, बेसिकली हेरिंग बोन गियर के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग काफी अधिक गति पर और अधिक स्पीड पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हेरिंग बोन गियर का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, डेकोरेटिव एंड कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग ऑन एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय इज, ठीक। एल्युमिनियम व उसके मिश्र धातुओं पर अलंकारी व संक्षारण प्रतिरोधी लेपन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, एनोडाइजिंग या फिर क्लेडिंग। यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो एल्युमिनियम होते हैं उसके एलॉय होते हैं, उस पर जो एल्युमिनियम की कोटिंग की जाती है संक्षारण प्रतिरोध के, उस पर जो कोटिंग की जाती है उस प्रोसेस को, उस विधि को हम क्या कहते हैं, यही बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको जाना जाता है बेसिकली एनोडाइजिंग के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको, हम एनोडाइजिंग के नाम से जानते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। अगर बात की जाए यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन की, जैसे गैल्वेनाइजिंग है, तो गैल्वेनाइजिंग क्या होती है, जब हम किसी माइल्ड स्टील वगैरह पर, स्टील पार्ट पर या फिर आयरन के पार्ट पर क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, तो उसे गैल्वेनाइजिंग के नाम से जानते हैं। अगर टिन की कोटिंग की जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, टिनिंग के नाम से जानते हैं। और क्लेडिंग बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी बेस मेटल को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, उस पर किसी अन्य मेटल की जो संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं उसकी हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर पूछा जाता है कि यहाँ पर पूछा गया एल्युमिनियम और उसके मिश्र धातुओं पर जो हम कोटिंग करते हैं उसको कहते हैं एनोडाइजिंग। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसी अन्य धातु पर अगर हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम की कोटिंग करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग करके उस पर लेपिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोराइजिंग। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर 31 नंबर, 60 डिग्री करस्पॉन्डेंस टू द रेडियंस। यहाँ पर पूछा गया 60 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो 180 डिग्री होता है वो बेसिकली पाई रेडियन के बराबर होता है। तो कितने डिग्री की बात की है, 60 डिग्री की बात की गई है, तो 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 60। तो 60 से जब हम 180 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, पाई बाई 3 निकल के आ जाता है। तो 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन के बराबर होता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 39, द लार्जेस्ट अमोंग दीज। 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 39 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसको हम देख लेते हैं बेसिकली पीडीएफ के द्वारा सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा। तो मान लीजिए जो हमारी 3 जो विषम संख्याएं हैं उसमें क्या है, पहली संख्या x है, दूसरी x+2 है, तीसरी x+4 है। अब x+2 x+4 कैसे आया, जैसे मान लीजिए पहली विषम संख्या 1 है
दूसरी क्या होती है 3 होती है, तीसरी क्या होती है 5 होती है। तो इनके बीच कितना अंतर कितना होता है, 2 का अंतर होता है। अगर पहले हमने x माना तो उसमें जब हम 2 जोड़ेंगे तो दूसरी प्राप्त होगी, और पहले में ही जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त होगी। इसलिए हमने पहला x माना, दूसरा x+2, तीसरा x+4 माना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात की जाए, तीनों जो नंबर्स है इनका योगफल कितना दे रखा है, 39 दे रखा है। तो x प्लस x+2 प्लस x+4 इक्वल टू 39। तो यहाँ से 3 बार x हो गया और 2 और 4 मिलके कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 को हम 39 से माइनस करेंगे तो 36 निकल के आएगा। तो x की वैल्यू आ जाती है 11। मीन जो हमारा सबसे लीस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, कितना होगा, 11 होगा। तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, 11 में 2 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कितना हो जाएगा, 11 में 4 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 15 निकल के आ जाता है। नेक्स्ट बात की जाए 33 नंबर क्वेश्चन की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द गैप। बेसिकली जब भी दो कोई मैचिंग पार्ट होते हैं, मेल फीमेल पार्ट फिट किए होते हैं, तो वहां पर उनके बीच के क्लियरेंस को, उनके बीच के गैप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं बेसिकली किसका, फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फिलर गेज का बेसिकली प्रयोग किया जाता है दो मैचिंग पार्टों के बीच के गैप को चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको फिलर गेज नहीं दिया गया है, ठीक। तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ये बेसिकली बहुत ही प्रिसाइज वर्क से पूछा गया है, बहुत ही एक्यूरेट फिटिंग करते हैं। तो वहां पर हम उनके बीच के गैप को मापने के लिए क्या करते हैं, स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। बहुत ही प्रिसीजन वर्क में हम क्या करते हैं, स्लिप गेज के प्रयोग के द्वारा भी दो पार्टों के बीच के गैप को चेक कर लेते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ बात की जाए अदर गेजों की, जैसे कि दिया गया थ्रेड गेज, तो थ्रेड गेज बेसिकली थ्रेड की पिच वगैरह चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। टेपर रिंग गेज, तो रिंग गेज क्या करता है, किसी शाफ्ट का डायमीटर चेक करता है। टेपर रिंग गेज है तो क्या करेगा, टेपर शाफ्ट का डायमीटर मींस एक्सटर्नल मेजरमेंट करेगा। प्लग गेज क्या करता है, इंटरनल मेजरमेंट, होल के साइज को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो टेपर प्लग गेज है तो किसी टेपर होल के डायमेंशन को चेक करने के लिए कि वो मींस हमारे लिमिट में है कि नहीं है, इसके लिए टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर, द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड इज नोन एज। जो स्क्रू थ्रेड होता है उसमें सबसे बड़े व्यास को क्या कहते हैं, सबसे बड़ा जो डायमीटर होता है स्क्रू थ्रेड में उसको क्या कहते हैं, तो हमारा जाना जाता है मेजर डायमीटर के नाम से, ठीक। स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा डायमीटर क्या होता है, मेजर डायमीटर होता है। बात की जाए माइनर डायमीटर की, तो ये स्क्रू थ्रेड का क्या होता है, सबसे छोटा डायमीटर होता है। पिच डायमीटर क्या होता है, ये काल्पनिक व्यास होता है जो कि मेजर डायमीटर व माइनर डायमीटर के बीच में स्थित होता है। नेक्स्ट 35 नंबर की बात की जाए, द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पार्ट मेड ऑफ माइल्ड स्टील कैन बी हार्डेंड बाई। ऐसे पार्ट जो कि माइल्ड स्टील से बने हैं तो उसके बाहरी फेस को, बाहरी पृष्ठ को हम किसके द्वारा हार्ड करते हैं, किसके द्वारा कठोरीकृत करते हैं। बेसिकली जो भी मीन्स हमारे ऐसे स्टील होते हैं जिसमें 0.15% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो उनके क्या करते हैं, उसके केस को, उसके बेसिकली ऊपरी परत को हम हार्ड करते हैं, उस पर सरफेस में कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, जिसके उससे क्या हो सके, उसका उपयोग क्या हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, उससे और अधिक उपयोग में लाया जा सके। तो इसके लिए बेसिकली किस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा हम सरफेस पे कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते हैं, यही बेसिकली इसमें पूछा गया। तो बेसिकली हमारी प्रोसेस होती है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, उसके सरफेस पर, कंपोनेंट के सरफेस पे हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं और जो हमारा कोर होता है बेसिकली वैसे मतलब सॉफ्ट का सॉफ्ट बना रह जाता है, ठीक, जिससे उसका जो उपयोग होता है काफी ज्यादा और वो बहुत उपयोगी हो जाता है। टेम्परिंग की बात की जाए तो हार्डनिंग के बाद जो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है उसको दूर करने के लिए बेसिकली टेम्परिंग का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग कब करते हैं, तो जब हम किसी स्टील में उसको बार बार हीट एंड कूल करते हैं, उस पर हैमरिंग वगैरह करते हैं, रोलिंग करते हैं, तो उसमें कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए, उसके आंतरिक खिंचाव को दूर करने के लिए, ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बियरिंग सुटेबल फॉर हैवी रेडियल लोड, मींस काफी हैवी रेडियल लोड के लिए कौन सी बियरिंग सुटेबल है, किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर यही पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है थ्रस्ट बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बाल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। तो एक एक ऑप्शन की बात की जाए, अगर हम बात करें थ्रस्ट बेयरिंग की, तो थ्रस्ट बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है जब शाफ्ट के अक्ष के समांतर लोड पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई क्या है, कोई हमारा
सॉफ्ट है, ठीक। और इस सॉफ्ट के क्या है, अक्ष, ये हमारी उसकी अक्ष है। अब इसके क्या पड़ा है, समांतर लोड पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर लोड पड़ रहा है या फिर यहाँ पर लोड पड़ रहा है, सॉफ्ट के अक्ष के समांतर लोड पड़ता है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम थ्रस्ट बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉल बेयरिंग के बारे में पूछा गया है, तो बॉल बेयरिंग आप सभी लोगों को क्लियर होगा कि बॉल बेयरिंग क्या होती है। बेसिकली इसमें जो फ्रैक्शन होता है, बॉल बेयरिंग बेसिकली एक एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग के अंतर्गत आती है, जिसमें जो हमारे रोलिंग एलिमेंट होते हैं उसमें घर्षण बहुत कम होता है। इसमें रोलिंग एलिमेंट के रूप में बॉल का प्रयोग किया जाता है। और बॉल क्या करता है, एक पॉइंट कांटेक्ट बनाता है, बहुत ही मीन्स कह सकते हैं घर्षण एक बिंदु पर होता है। इसके अंदर रोलिंग एलिमेंट के रूप में बॉल का प्रयोग किया जाता है। इसमें कई सारे होते हैं, सिंगल रो बॉल बेयरिंग, डबल रो बॉल बेयरिंग, कई अलग अलग बेयरिंग होते हैं, जिसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोस में हम क्लियर करेंगे। रोलर बेयरिंग की बात की जाए तो इसमें हम क्या करते हैं, रोलिंग एलिमेंट के रूप में रोलर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लाइन कांटेक्ट होता है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि किस बेयरिंग का प्रयोग हैवी रेडियल लोड के लिए किया जाता है, तो वो होती है हमारी सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। जो हमारी सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग होती है, ठीक है, इसका प्रयोग हम मीन्स कहीं अगर साथ में कुछ मिस अलाइनमेंट है तो उसके लिए भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। उसके साथ साथ हैवी रेडियल लोड को उठाने के लिए भी सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 37 नंबर पूछा गया है। नेम द फाइल फॉर मेकिंग इंटरनल कर्व सरफेस। जहां कहीं हमें इंटरनल कोई कर्व सरफेस बनाना होता है, वहां पर किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, बेसिकली यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इंटरनल कर्व सरफेस बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। अर्धगोलाकार रेती का प्रयोग किया जाता है कोई भी इंटरनल कर्व बनाने के लिए। अन्य रेती की बात की जाए तो जो नाइफ एज फाइल होती है, नाइफ एज फाइल इसका जो नाम से ये स्पष्ट है कि इसका जो शेप होता है वो चाकू के समान, नाइफ के समान होता है। इसका प्रयोग काफी शार्प कॉर्नर जो कि 10 डिग्री से अबव होते हैं, 10 डिग्री से अधिक होते हैं शार्प कॉर्नर, उसकी फाइलिंग के लिए नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। ट्रायंगुलर फाइल की बात की जाए तो इसका आकार कैसा होता है ट्रायंगुलर फाइल का, तो इसका आकार त्रिभुज के आकार जैसा होता है, ट्रायंगल के शेप में होता है। इसका प्रयोग हम करते हैं 60 डिग्री से जो अधिक कोण वाले ग्रूव होते हैं, कॉर्नर होते हैं, वहां पर उसकी फाइलिंग के लिए ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो दी गई है वर्ग फाइल, स्क्वायर फाइल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारी। स्क्वायर फाइल एक किस शेप में पाई जाती है, तो स्क्वायर वर्गाकार शेप में पाई जाती है। इसका प्रयोग किया जाता है की बे स्प्लाइन की फाइलिंग के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपको की बे या फिर स्प्लाइन की फाइलिंग करनी है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, किस रेती का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर स्क्वायर फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं ये चारों आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की तरफ। इन मेटल कटिंग ऑपरेशन डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर प्रोड्यूस्ड व्हाइल मशीनिंग। जब कभी भी हम किसी मेटल की मशीनिंग करते हैं तो उस दौरान चिप्स रिमूव होते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस चिप मींस असतत चिप किस प्रकार के मेटल की मशीनिंग करते समय उत्पन्न होते, यही इसमें पूछा गया। तो जब हम कभी क्या करते हैं ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन की मशीनिंग करते हैं तो वहां पर हमारे मींस डिसकंटिन्यूअस चिप कह सकते हैं असतत चिप जो कि लगातार नहीं होते, इस प्रकार के चिप सेगमेंटल चिप निकलते हैं, ठीक कह सकते हैं सेगमेंटल चिप, वृत्तखंडीय चिप उस दौरान निकलते हैं, ठीक ब्रिटल मटेरियल की मींस फाइलिंग मशीनिंग या ड्रिलिंग करते समय डिसकंटिन्यूअस चिप निकलते हैं। अगर बात की जाए सॉफ्ट मटेरियल की, मतलब फाइलिंग करते समय कैसे चिप निकलेंगे, तो इसमें क्या होते हैं मींस रेगुलर चिप निकलते हैं। एक डक्टाइल मटेरियल की फाइलिंग करते समय जो कि तन हार्ड मटेरियल होते हैं उसमें क्या होते हैं मींस हेलिक्स टाइप के कुछ इस प्रकार के चिप, घुमावदार चिप्स, लच्छेदार चिप्स इस समय निकलते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ए ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। कोई भी ग्राइंडिंग व्हील है उसके में जो कटिंग एज होते हैं, कटिंग फेस होते हैं, जब ग्लेजिंग हो जाती है या फिर उसमें लोडिंग हो जाती है तो उसके फेस को पुनः रिशार्प करने की, कटिंग एज को फिर से बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को जाना जाता है ड्रेसिंग के नाम से। ग्राइंडिंग व्हील को फिर से उसके कटिंग एजेस को बनाना किसके नाम से जानते हैं, ड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। बैलेंसिंग की बात की जाए तो जब हम किसी नई ग्राइंडिंग व्हील को क्या करते हैं ग्राइंडिंग मशीन पर फिक्स करते हैं तो प्रक्रिया हमारी बैलेंसिंग कहलाती है। ट्रूइंग क्या होती है, ट्रूइंग में उसको
ट्रूइंग आप कह सकते हैं। जब हम किसी जॉब को क्या करते हैं, कहीं सेंटर हाइट वगैरह पर फिट कर सकते हैं, तो हमारा ट्रूइंग सही से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपने सेंटर से इधर उधर तो नहीं है। जैसे व्हील हमने फिट किया तो सेंटर से इधर उधर उसमें बैकलेस वगैरह तो नहीं, पिले तो नहीं है, तो इसके लिए ट्रूइंग प्रक्रिया की जाती है उसको एग्जैक्ट सेंटर में रनिंग करने के लिए। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, द साइज ऑफ इंजीनियर हैमर वाइस इज स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द, जो वाइस होती इंजीनियर वाइस होती उसका आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, उसको कैसे स्पेसिफाइज करते हैं, तो वाइस का साइज किसके द्वारा लिया जाता है, विड्थ ऑफ द जा के अनुसार। जो उसमें जॉ होते हैं, जा की चौड़ाई के द्वारा आप क्या करते हैं, वाइस का साइज लेते हैं। काफी कॉमन क्वेश्चन है, आपको क्लियर होना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन, टू फॉर्म स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर फॉर मास प्रोडक्शन द प्रेफरेबल मेथड इज, जब कभी हमें मास प्रोडक्शन में काफी बड़े पैमाने पर हम टेपर काटते हैं, उस समय छोटी लंबाई का टेपर बनाने के लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है जब हम क्या करते हैं, हमें काफी छोटी लंबाई पर और छोटी लंबाई के साथ साथ जो हमारा टेपर एंगल होता है काफी ज्यादा होता है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर कंपाउंड स्लाइड मेथड का प्रयोग करके टेपर की टर्निंग की जाती है। इसके विपरीत जब हमारे जॉब की लंबाई क्या होती है, काफी ज्यादा होती है और टेपर का एंगल कम होता है, तो वहां पर प्रयोग किया जाता है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का। लेकिन जो कंपाउंड स्लाइड मेथड होता है उसको हम मैनुअल ऑपरेट करते हैं, उसमें हम ऑटोमेटिक स्पीड नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग हम मास प्रोडक्शन में नहीं कर पाते और उसमें एक्यूरेसी भी उतनी बढ़िया नहीं आती है। तो उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे, तो उस समय बेसिकली प्रयोग किया जाता है फॉर्म टूल मेथड का। फॉर्म टूल मेथड के द्वारा भी क्या करता है, ये छोटी लंबाई में इस काफी अधिक एंगल स्टिप टेपर काटने का काम करता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, फॉर्म टूल मेथड के द्वारा टेपर टर्निंग उस समय की जाती है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर 9 इंटू -3 डिवाइड बाई 3 प्लस 17 माइनस 9 का आंसर पूछा गया, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं 42 नंबर का, यहाँ हम ये सबसे पहले अगर बात की जाए मीन्स बोर्ड मास रूल के अनुसार, तो बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट वैसे बेसिकली यही है, तो इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड में क्या है, -3 को 3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और इधर में हमारा क्या जाएगा, +17 -9 दिया गया है, तो 17 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, फिर -9 में से 8 को माइनस करेंगे तो फाइनली -1 निकल के आ जाएगा। फर्स्ट सबसे पहले क्या करना था, डिवाइड करना था, डिवाइड के -1 आया, फिर इधर 17 में से 9 घटाए 8 आया, 9 में से 9 को जब हम -1 से गुणा करेंगे तो -9 होगा, -9 प्लस 8 को जब हम ऐड करेंगे तो -1 निकल के आ जाएगा, वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, -1 निकल के आएगा। नेक्स्ट 43 नंबर की बात की जाए, Which of the following is not ये टूल, निम्नलिखित में से कौन सा टूल नहीं है। ठीक, तो बात की जाए कर्व फाइल, फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, ये तीनों हमारी क्या होती हैं, टूल होती हैं, लेकिन बॉक्स फाइल कोई ऐसी फाइल नहीं होती। तो बॉक्स फाइल हमारी कोई मीन्स कह सकते हैं कोई फाइल या कोई टूल के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 44 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको हमें किसमें करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से हमारे पास शॉर्ट फार्मूला होता है KHDMDCM, जिसमें जो हमारे मिडिल वाला M होता है इसका मतलब क्या होता है, मीटर होता है। इस D का मतलब होता है डेसीमीटर, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, ये हो गया मिलीमीटर, इधर आ गया डेकामीटर, हेक्टोमीटर, और ये हो गया किलोमीटर। तो अगर आपको KHDMDCM याद है तो आप इसको आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर और डेसीमीटर दिया गया। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा हमारा डेसीमीटर है, डेसीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के बाद आ जाएगा फिर डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद हमारा आ जाएगा मीटर, फिर उसके बाद डेकामीटर आ जाएगा। तो यहाँ से अरेंज क्या होगा, सबसे पहले हमें किसको अरेंज करना है, सबसे पहले अरेंज करना है सेंटीमीटर को। तो सेंटीमीटर सब ए हो गया, सबसे पहले ए के बाद क्या आ जाएगा, सेंटी के बाद फिर डेसीमीटर आ जाएगा, मीन्स सी आ जाएगा। सेंटीमीटर के डेसीमीटर के बाद फिर आ जाएगा किलोमीटर, डेकामीटर, डेकामीटर के बाद फिर क्या आ जाएगा, किलोमीटर निकल के आ जाएगा। तो ACDB
ए सी डी बी किस में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। एक बार फिर से इसको समझने की होता क्या है, हमने अभी डिस्कस किया के एच डी एम डी सी एम, यहाँ एम हमारा मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो आपको क्लियर है कि किलोमीटर किस में आएगा, सबसे बाद में आएगा, तो बी हमारा सबसे बाद में हो गया। फिर किलोमीटर के पहले क्या है, तो हेक्टो डेका, डेका हमारा आ गया, तो मीन डी के पहले क्या हो, बी के पहले क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यही आपका यहीं पर मिलता है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो क्लासेस चलती है, मास्टर साइंस क्लासेस, उसमें आप देख सकते हैं, सारा डाउट इससे रिलेटेड आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, मार्क द ओड वन आउट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, जेनी कैलिपर या फिर ऑड लेग कैलिपर। तो यहाँ पर बात की जाए हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक ही मींस जेनी कैलिपर का ही नाम ऑड लेग कैलिपर है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर है, ये इसी के क्या है नाम है, लेकिन वर्नियर कैलिपर हमारा इसका नाम नहीं है, तो वर्नियर कैलिपर यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया बिंग नट इन हेक्सा इज यूज्ड फॉर, हेक्सा ब्लेड में बिंग नट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बिंग नट का प्रयोग किया जाता है ब्लेड को तनाव देने के लिए, टेंशनिंग द ब्लेड, ठीक, इस ब्लेड में प्रॉपर तनाव देने के लिए, उसको टाइट करने के लिए हेक्सा ब्लेड में बिंग नट का प्रयोग किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन, ये मटेरियल इज मैग्नेटिक इफ, कोई भी पदार्थ चुंबकीय कब होता है, क्या कंडीशन होती है उस पदार्थ की चुंबकीय होने की, किस दशा में हम कहते हैं कि यह पदार्थ हमारा चुंबकीय है, तो जब वह क्या करता है, मीन्स कोई पदार्थ चुंबकीय कब होता है, जैसे मान लीजिए लोहा है, तो लोहा क्या है, चुंबकीय है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि लोहा हमारा क्या होता है, चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं और क्या करते हैं, मतलब उससे विकर्षित भी होते हैं, वो क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। तो वह चुंबक को क्या करता है, आकर्षित करता है और विकर्षित करता है। तो हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कि वह चुंबक को क्या कर सकता है, आकर्षित करता है और विकर्षित करता है। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टैप रिंच, निम्नलिखित में से कौन सा टैप रिंच का प्रकार नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है डबल एंडेड टैप रिंच, ये भी टैप रिंच है, टी हैंडल ये भी टैप रिंच है, सॉलिड टाइप ये भी टैप रिंच है, लेकिन स्पैनर हमारा टैप रिंच नहीं है, ठीक। टैप रिंच क्या होती है, तो टैप रिंच एक प्रकार का टूल होता है जिसका प्रयोग हम हैंड टाइपिंग करते समय टैप को पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक, मींस टैप को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बात की जाए यहाँ पर सॉलिड टाइप टैप रिंच की, तो इसमें क्या होता है, मीन्स इसमें हम एक ही प्रकार के टैप को पकड़ सकते हैं, मीन्स फिक्स साइज टैप को हम क्या करते हैं, इसमें पकड़ते हैं, इसका हम साइज घटा बढ़ा नहीं सकते। नेक्स्ट क्या होता है टी हैंडल टाइप रेंच की बात की जाए, तो काफी छोटे माप के लिए, मीन्स काफी जो छोटे टैप के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक एडजस्टेबल चक लगा होता है जिसमें 2 जॉस होते हैं और एक हैंडल होती है, इसका हम केवल एक हाथ से इसको प्रयोग करके हम इसको यूज कर सकते हैं। जहां पर काफी ज्यादा स्थान नहीं होता, स्थान बहुत कम होता है, सीमित होता है, वहां पर टी हैंडल टाइप टैप रिंच का प्रयोग किया जाता है। बात की जाए डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच की, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के टैप रिंच में दोनों ओर हैंडल लगे होते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बड़े साइज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा उपयोगी हमारा डबल एंडेड टैप रिंच ही होता है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, एन इनसाइड माइक्रोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग, निम्नलिखित में से जो हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर है किस के माप के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक। सबसे पहले इंटरनल फीचर प्रयोग कर सकते हैं, एक्सटर्नल नहीं कर सकते, पैरेललिज्म ऑफ सरफेस ऑफ डीप बोर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से 49 नंबर का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो 49 का सही हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरनल माइक्रोमीटर का प्रयोग कहाँ नहीं कर सकते, तो इंटरनल माइक्रोमीटर का प्रयोग हम आउटर फीचर को चेक करने के लिए नहीं करते हैं। अगर हमें इंटरनल फीचर चेक करना है या फिर पैरेललिज्म चेक करना है किसी बोर का, तो हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फीचर के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इंटरनल माइक्रोमीटर होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, इसके द्वारा कम से कम कितना माप लिया जा सकता है, तो कम से कम इसके द्वारा 25 मेजर लिया जा सकता है।
इससे नीचे हम आपको नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि जो इसके दोनों मेजरिंग फेसेस होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है 25 mm होती है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, 600 के 15% का 10% कितना होगा? तो 600 के 15% का 10% निकालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले 600 को हमें क्या करना है? 15% से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 से मल्टीप्लाई के परसेंट के स्थान पे क्या लिखते हैं? 1/100 लिखते हैं। फिर 10% के स्थान पे 10/100 लिख लिया। मीन्स अगर मान लीजिए ये परसेंट लिखा तो परसेंट के स्थान पे हमें क्या लिखना होता है? 1/100 लिखना होता है। अगर 10% है तो 10/100 हो जाएगा, 15% है तो 15/100 हो जाएगा। ठीक, तो वही यहाँ पर किया गया है। 600 को 15/100 10/100 से गुणा कर दिए, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से बचा क्या? 6 × 15 × 1/10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आता है? 9 निकल के आ जाता है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 600 का 15% निकालेंगे और फिर उसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 9 निकल के आ जाएगा। उससे बात की जाए, अगर 600 का 15% निकालेंगे तो 15 छक्का 90, 90 आ जाएगा। फिर जब हम 90 का 10% निकालेंगे तो 9 दहाई 90, मतलब कितना निकल के आ जाएगा? 9 निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, इंक्लूडेड एंगल ऑफ बी ब्लॉक। बी ब्लॉक का एंगल कितना होता है? तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि बी ब्लॉक का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, जो कि बेसिकली राउंड जॉब को या फिर सिलेंड्रिकल वर्कपीस को क्या करता है? होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मार्किंग करते समय होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फ्लैंक ऑफ ए मेट्रिक थ्रेड। एक मेट्रिक थ्रेड के दो पार्श्वों के बीच का एंगल कितना होता है? अगर हमारी कोई मेट्रिक थ्रेड है तो उसमें जो दो पार्श्व होते हैं इनके बीच का एंगल कितना होता है? तो मेट्रिक थ्रेड का एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक, कितना होता है? 60 डिग्री एंगल मेट्रिक थ्रेड का रखा जाता है। 53 नंबर की बात की जाए, टाइप ऑफ बेल्ट एज प्रिपरेशन। जब हम बेल्डिंग करते हैं तो बेल्डिंग करते समय अकॉर्डिंग टू थी सीट की थिकनेस के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है? बेल्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो किस प्रकार के बेल्ट प्रिपरेशन का प्रयोग किया जाता है? स्क्वायर एज, डबल यू, सिंगल बी या ऑल ऑफ दिस। तो आपको क्लियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीट की थिकनेस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू उपयोग के अनुसार, इन सब में से सभी प्रकार के हम क्या करते हैं? बेल्ट प्रिपरेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक, यू हो गया, बी हो गया, जे हो गया, ठीक है, सिंगल जे हो गया, डबल जे हो गया, सिंगल यू, डबल यू। तो बेसिकली कुछ प्रमुख प्रकार के एज प्रिपरेशन होते हैं जिसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो एक टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह ब्रोकन स्टड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम असेंबली बाई। कोई हमारा जो एक टूटा हुआ स्टड है इसको हम असेंबली से कैसे निकालते हैं? तो 54 नंबर में यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो 54 नंबर के क्वेश्चन ऑप्शन की बात की, सबसे पहला प्रिक पंच मेथड, दूसरा यूजिंग स्क्वायर टैप रिंच। तो इन दोनों के द्वारा हम क्या करते हैं? टूटे हुए स्टड को हटा सकते हैं। प्रिक पंच के द्वारा भी हटा सकते हैं, स्क्वायर टेपर पंच के द्वारा भी इसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। अब बात की जाए कि टूटे हुए टैप को कितने विधियों द्वारा बेसिकली उसको निकाला जाता है, तो सबसे पहले पूछा जाता है, सबसे पहला मिस यहाँ पर आता है कि मिस देखा जाता है कि टैप हमारा किस स्थान से टूटा हुआ है। सबसे पहले कंडीशन की बात की जाए तो यदि टैप जाप की सरफेस से कुछ ऊपर टूट गया है, कुछ ऊपर निकला हुआ है, ऊपर टूटा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। राउंड नोज प्लायर से पकड़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, अगर हमारा टैप होल की सरफेस से कुछ ऊपर टूटा है। दूसरी कंडीशन होती है यहाँ पर, यदि टैप जॉब की सरफेस से ही टूटा है, जो हमारा जॉब की सरफेस है उसी की एग्जैक्ट सरफेस से ही टैप हमारा टूट गया है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम हैमर और पंच के द्वारा, मीन्स जो हमारा पंच होता है और हैमर होता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? चोट लगाकर उसकी, मीन्स उसके द्वारा हम धीरे धीरे चोट लगाकर, हैमर का चोट लगाकर पंच पर हम क्या कर सकते हैं? उसको निकाल सकते हैं। थर्ड जो इसमें आता है कंडीशन, थर्ड कंडीशन होता है यदि हमारा जो टैप है जॉब की सरफेस से नीचे टूटा है। ठीक, जॉब की सरफेस से थोड़ा नीचे टूट गया है, तो इसको कैसे हम निकाल सकते हैं? तो इसके लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है, उसको एनीलिंग मेथड प्रयोग की जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं? उस होल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, फिर वो क्या होता है? मुलायम पड़ जाता है। तो मुलायम पड़ने के बाद फिर उसमें हम क्या करते हैं? छोटे साइज का होल करके फिर स्टड एक्सट्रैक्टर के द्वारा हम क्या करते हैं? इस टैप को बाहर निकाल लेते हैं या स्टड को निकाल लेते हैं। या फिर सुराख में हम क्या कर सकते हैं? तेजाब डाल सकते हैं, जिससे उसके कुछ अंदर के मेटल बर्न हो जाएंगे, फिर हमें क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आसानी से वहां भी हम क्या कर सकते हैं? टूटे टैप को निकाल सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये कुछ प्रमुख विधियां थी टूटे हुए टैप को निकालने की। 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है
हैंड रिफ्टिंग में सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण है। ये टूल जनरली यूज्ड इन हैंड रिफ्टिंग। हैंड रिफ्टिंग में बेसिकली किस टूल का प्रयोग किया जाता है? डॉली, रिवेट स्नैप, कॉकिंग टूल या ऑल ऑफ दी। तो यहाँ से हैंड रिफ्टिंग के लिए बेसिकली ये सारे टूल प्रयोग किए जाते हैं। डॉली का भी प्रयोग करते हैं, कॉकिंग टूल का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। तो सभी टूल बेसिकली प्रयोग किए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। बात की जाए डॉली का, कि डॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जब कभी भी हमें रिवेट की क्या करनी होती है? सैंक बनानी होती। तो रिवेट की सैंक को बनाते समय, ठीक है, रिवेट की सैंक से उसके हेड को बनाते समय, ठीक, उसके हेड को, रिवेट के हेड को क्या कहते हैं? सपोर्ट करने के लिए, ठीक, उसको सहारा देने के लिए बेसिकली रिवेट डॉली का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाता है कि रिवेट की सैंक से हेड बनाते समय उसके हेड को सहारा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डॉली का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो रिवेट की हेड होती है वो खराब होने से बच जाती है। दूसरा आता है रिवेट स्नैप। तो रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है रिवेट के हेड को अंतिम आकार देने के लिए, फाइनल फिनिशिंग देने के लिए रिवेट के हेड को रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉकिंग टूल। तो कॉकिंग टूल क्या होता है? इसका प्रयोग प्लेट के एज को और रिवेट के हेड को अच्छी तरह से बैठाने के लिए कॉकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक और होता है फुलरिंग टूल। तो फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, जो प्लेट होती है रिवेटिंग में, तो उस प्लेट को अच्छी तरह से बैठाने के लिए, जिससे कि वहां पर फ्लूइड टाइट ज्वाइंट या फिर लीक प्रूफ ज्वाइंट प्राप्त की जा सके। तो कुछ प्रमुख प्रकार के हैंड रिफ्टिंग टूल होते हैं जिसका प्रयोग रिफ्टिंग करते समय किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे 55 से लेकर के 80 नंबर क्वेश्चन की। तो बने रहिए हमारे साथ यूं ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिए, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। यदि आपका कोई राय है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन और अधिक डिस्कस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।